जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी मशीन पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम को, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। जी हाँ, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। सामने देख रहे होंगे संख्या पद्धति। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके एग्ज़ाम में संख्या पद्धति बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। कुछ न कुछ क्वेश्चन दिखने को मिल जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो आइए मैं आप सभी को लिए चलता हूँ आज के इस लेक्चर में। आगे हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम को, इसके बारे में पूरी गहन अध्ययन करने वाले हैं आज। तो आइए सबसे पहले हम ब्लैंक स्लाइड पे आते हैं और पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ। हम ब्लैंक स्लाइड पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये जो नंबर है यानी संख्या, ये बने होते हैं डिजिट से, डिजिट के सहारे बने होते हैं। तो नंबर से भी अगर कोई छोटी इकाई है तो वो है हमारा डिजिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिजिट के बारे में। आखिर ये डिजिट है क्या? तो डिजिट जो होते हैं वो किसी भी, अगर हम संख्या को देखें तो उसके सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। और वो डिजिट शुरू होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 0 जिसे शून्य बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी हमारे डिजिट हैं। और इन डिजिट के सहारे ही हम सारे संख्या यानी कि नंबर को बनाते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि संख्या को कैसे बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आप सभी को दिखाते हैं कि डिजिट से कैसे हम संख्या को बनाते हैं। तो डिजिट, जैसा कि आप सभी को पता है कि डिजिट हमारे कितने हैं, तो डिजिट हमारे हैं 10। कुल 10 डिजिट है, जो कि अभी जस्ट हमने लिखा था। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे डिजिट हैं। इनसे जब भी हम संख्या बनाएंगे तो इसी 10 अंकों का यूज होगा, यानी कि यही 10 अंक जो है, डिजिट को अंक भी बोलते हैं। तो ये जो यही 10 अंक है, इससे हम संख्या को बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी संख्या को बनाना चाहें, तो अगर हम सबसे पहले अगर 0 से 0 लिखें और फिर अगर 1 लिखें तो ये एक ही संख्या बनेगा, यानी कि 0 1 का अर्थ तो 1 होता है, तो ये एक अंक का संख्या बन जाएगा। मतलब नंबर, ये जो जितने भी अंक हैं ये खुद भी एक संख्या होते हैं। जितने भी हैं, चाहे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है, ये सारे अंक भी खुद एक संख्या होते हैं। क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 0, 1, 0, 2, 0, 3। तो ये सारे हमारे संख्या हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 2 अंक की संख्या के ऊपर। अगर हम 2 अंक की संख्या को लिखना चाहें तो उसी को उलट देते हैं। तो 1 0 को लिख के, तो 1 पर 0 हो जाएगा, तो इसको हम 10 बोलते हैं, जिसे 10 भी बोलते हैं। तो ये सभी संख्या बन जाते हैं। इसी तरह न जाने कितना, 1 के बाद इसके बाद 0 को चेंज करेंगे, 1 1 कर देंगे, 1 2, 1 3, और संख्या हमारा बनता चला जाएगा। तो इस तरह से संख्या का निर्माण होता है। इसके बाद जब संख्या का निर्माण हो जाता है तो इसके बाद हम आगे निकलते हैं और इसके बाद हम जानते हैं कि संख्या भी कितने प्रकार के होते हैं और उन सारे संख्या का नाम क्या है और कितने तरीके से इसको हम विभाजित करते हैं और किस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो आगे समझते हैं। अब हम संख्या को समझने के लिए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ का गिनती करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में कभी भी ये नहीं आता कि 0 से गिनना स्टार्ट करेंगे। कभी ये नहीं बोलते हैं 0 1 2 3 4। जब भी हम गिनने के लिए स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं। जब भी गिनती स्टार्ट करते हैं, चाहे हम खुद से भी क्यों ना करें, तो 1 2 3 4 करके ही स्टार्ट करते हैं और इसी तरह से गिनते चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी गिनती का, जब भी हमारे दिमाग में आता है कि हमें किसी को गिनती करना है या हमें गिनना है, तो हम उसे स्टार्ट 1 से ही करते हैं।
मतलब ये हुआ कि एक से जो स्टार्ट कर रहे हैं ये सारा हुआ हमारा गिनती की संख्या। इस सारे संख्या को बोलते हैं हम गिनती की संख्या, और इन्हीं संख्या को हम बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या। आप सभी सुने भी होंगे प्राकृतिक संख्या, और इसे समझने के लिए हम आ जाते हैं एक स्लाइड पे। जी हाँ, आप सभी देख पा रहे होंगे कि सामने लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। वस्तुओं की गणना, इसका अर्थ हुआ कि गिनती करने में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गिनती करने के लिए जिसका भी इस्तेमाल करेंगे वो सारे संख्याएं हमारे प्राकृतिक संख्याएं होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर्स होंगे। अगर इसे इंग्लिश में जाने तो द नंबर व्हिच इज यूज्ड टू काउंटिंग, जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज करेंगे, उसे हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। तो आशा करता हूं कि नेचुरल नंबर के बारे में आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अब आगे बढ़ते हैं अगली संख्या के ऊपर। तो अगली संख्या हमारे सामने है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अब अगर हम सिंपल समझना चाहें तो जब हम गिनती की बात करते हैं तो हम तो एक से स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे बच के रह जाता है हमारा शून्य। जब शून्य बच के रह जाता है तो हम फिर उसे कैसे गिनती करेंगे? शून्य का मतलब होता है, हम एक बार समझा देते हैं यहाँ पे। देखिए, आप सभी शून्य को इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए ये घर है और इसमें मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, ये सीट रहा ऐसे करके, तो हम इसको गिन के बता देंगे कि यहाँ पे 6 आदमी हैं। वही कहीं और एक घर है जिसमें ऐसे करके है, तो मान लीजिए इसको बोल देंगे 3 आदमी है। लेकिन वहीं अगर कोई घर है लेकिन यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिंपल है ये, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे शून्य है। शून्य का मतलब है कि यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसका मतलब शून्य का मतलब हुआ खाली, इसीलिए हम शून्य को भी यूज करते हैं गिनती के लिए। अगर कुछ भी नहीं है वहाँ, इसको क्या बोलेंगे? वहाँ शून्य आदमी है, यानी कि शून्य वस्तु है, तो इसका मतलब वो शून्य हुआ। तो इसीलिए जब हमने बाद में देखा तो हम तो नेचुरल नंबर के लिए 1 2 से स्टार्ट करके पूरा गिनती को हम गिन लिए, लेकिन जब 0 को देखे तो फिर 0 से हो गया यहाँ पे झगड़ा, और वो बोला कि हमें क्यों छोड़ दिया। तो उसके लिए एक नई संख्या ही बना दिए, और उस संख्या का नाम रख दिए हम होल नंबर, जिसे बोल दिए पूर्ण संख्या। क्या बोल दिए? तो पूर्ण संख्या बोल दिए, होल नंबर बोल दिए, पूर्ण संख्या बोल दिए। आगे बढ़ते हैं इसके लिए और देखते हैं कि ये पूर्ण संख्या क्या है। तो देख पा रहे होंगे, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि शून्य को भी अगर जोड़ लिया जाए, तो उस संख्याओं को हम कह देंगे पूर्ण संख्या। यानी कि 1 2 3 4 से अभी तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही हुआ था, उसके आगे सिर्फ अगर शून्य लगा दें तो ये हो जाएगा हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाएगी। मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि अभी तक तो 1 से स्टार्ट कर रहे थे, और जैसे ही 0 को हम इसमें जोड़ दिए तो संख्या पूर्ण हो गया। अब संख्या में किसी तरह का कमी नहीं रहा। अब यहाँ पर आने के बाद एक पॉइंट और बनता है जो कि सामने लिखा हुआ है, जो कि नोट पॉइंट है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो कैसे होती है? तो आप सभी देख पा रहे होंगे सामने कि 1 2 3 4 ये जो है हमारा 1 2 3 4 ये सारे सम्मिलित है यहाँ पर होल नंबर में, और 0 तो एक एक्स्ट्रा ही है। मतलब 0 के अलावा ये सारे हैं, इसका मतलब पूर्ण संख्याएं में पूरा प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। और अगर इसका उल्टा बोलें कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। पूर्ण संख्याएं जितने भी होंगे वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। चलिए अगले स्टेज पे हम चलते हैं। अब जैसे ही हम देखते हैं कि शून्य को तो सम्मिलित कर लिए, अब शून्य से संख्या शुरू हुआ और आगे निकल पड़ा, लेकिन यहाँ पे भी एक कमी रह गया। और अब वो कमी कैसे निकला, अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये सारा प्लस में था 1 2 3, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे हमको देखने को मिला कि कुछ संख्या माइनस में भी होती है। -1 -2 -3 ऐसे करके भी बढ़ते चला गया। तो अब इन संख्याओं का क्या करें और इन संख्याओं को क्या बोलें, इसे कहाँ रखें? तो इसको भी सम्मिलित करने के लिए एक संख्या बना दिए, जिसका नाम बना दिए हम, और नाम रख दिए पूर्णांक संख्या।
तो हम एक और संख्या बना दिए जिसका कि नाम हो गया पूर्णांक संख्या। क्या नाम हो गया? तो पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? तो इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो इसके बारे में अगले स्लाइड पर चलते हैं और इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो हम आ चुके हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पूर्णांक संख्या जो है, हमारे इंटीजर्स जो हैं, वो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जो होती है वो सारे पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। मतलब पूर्ण संख्या जो थी, अभी आप देख रहे होंगे कि पूर्ण संख्या में 0 से लेकर पूरा यहाँ पर 1 2 3 4 ये सारा था, और इसमें सिर्फ अगर ऋणात्मक संख्या को मिला दें, यानी कि निगेटिव वाले को मिला दें, यानी कि -1 -2 -3 से लेकर ऐसे करके मिला दें सारा, तो हमारा क्या बन जाएगा? तो पूर्णांक हो जाएगा। और अब बोल रहा है कि ये संख्या पूरा पूर्ण हो गया। क्या हो गया? तो संख्या पूरा पूर्ण हो गया, क्योंकि अभी तक उससे पहले 1 से स्टार्ट किए थे, फिर 0 पे आए, उसको भी जोड़ दिए, और अब तीसरे में हम देखें कि इसको माइनस वाले को भी जोड़ दिए, मतलब ऋणात्मक को भी जोड़ दिए, तो ऋणात्मक भी हो गया, धनात्मक भी हो गया और शून्य भी हो गया, तो सारा मिलके एक पूर्णांक बन गया। तो आप सभी को याद रखना है कि ये पूर्णांक संख्या कहलाती है, सारा संख्या का अगर मिक्स कर देंगे तो। अब इसमें याद रखने वाला एक और पॉइंट आता है कि शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। आप देख पा रहे होंगे इस घेरे में लिखा हुआ है कि शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। तो इसके बारे में भी हम आपको समझा सकते हैं कि इसको हम कैसे ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि शून्य में अगर हम शून्य के आगे माइनस लगा दें या फिर शून्य के आगे हम प्लस लगा दें, तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि शून्य तो पहले ही खाली है, और खाली में चाहे आप माइनस लगाइए या फिर प्लस, इसका मतलब शून्य ही होता है। इसका कोई अर्थ नहीं निकल के आता कि माइनस शून्य क्या होगा या प्लस शून्य क्या होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, शून्य में माइनस रहे या प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सभी को यह बात ध्यान में रखना है। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि शून्य जो है वो न ही धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। तो यहाँ तक हम संख्या को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली संख्या के ऊपर, तो देखते हैं कि वो कौन सी संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम सारे संख्या को कंप्लीट करते हैं तो फिर एक समस्या खड़ा होता है कि हमने तो सारा संख्या जितना भी लिया वो 1 2 करके ऐसे करके लिया, गिनती की संख्या को ही लिया है, चाहे माइनस में लिए हों या फिर प्लस में लिए हों या फिर 0 ही क्यों ना लिए हों, ये सारी गिनती की ही संख्या है। अब माइनस में है या फिर प्लस में है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या खड़ा हुआ कि जितना भी भिन्न वाला होगा, यानी कि बटे वाला होगा, या अगर हम लिख दिए 1/2 4/3 3/9, ये सारा संख्या कहाँ जाएगा? इन सारे संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? तो फिर ऐसी स्थिति में हम एक और संख्या को उठा के ले आए, जिसे हम बोल दिए सिंपल से परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और स्लाइड पे आके पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अगला है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, इसे हम सिंपल से बोल सकते हैं वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें। p/q का अर्थ हुआ यानी कि बटे में लिख सकें, बटे में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें, यानी कि भिन्न में लिख सकें। लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि p और q जो है दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए। अभी जस्ट पहले हम पढ़ा चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है, तो इसमें पूरा पूरा अंक होना चाहिए, 1 2 3 गिनती के अंक होना चाहिए, चाहे वो माइनस में रहे प्लस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन p 0 हो या ना हो, q 0 कभी नहीं होना चाहिए। q यानी कि नीचे वाला, अगर हम p/q लिखें तो ये q जो है नीचे वाला, ये 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए नीचे वाला 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो वो सारी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और q बराबर नहीं हो 0 के, तो उन सारी संख्याओं को हम बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे उदाहरण में दिए हुए हैं 5 -2 7/5 0 इत्यादि, ये सारे संख्याएं जो है परिमेय संख्या है। तो जैसे परिमेय संख्या आया तो हम इसे बोले कि p/q के रूप में लिख सकें, तो तुरंत एक सवाल और खड़ा होता है कि p/q के रूप में अगर जिसे लिख सकें उसे तो हम परिमेय संख्या बोल दिए, अब जिसे नहीं लिख पाएंगे उसे क्या बोलेंगे? तो उसके लिए भी हम आगे लेके आते हैं आपको, उसे बोल देंगे अपरिमेय संख्या।
तो हम आप सभी को लेके आ गए अपरिमेय संख्या पर। तो क्या बोले कि P बटे Q के रूप में जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके, यानी कि बटे के रूप में जिसे नहीं लिख पा रहे हैं, उसे सारी संख्याओं को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। जैसे देख रहे हैं √2, √3, √5, ये सारी संख्याएं जो है हमारे अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना है। अब एक और पॉइंट है आपके सामने, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी को पता होगा पाई एक मैथमेटिकल टर्म है। अगर इसे हम पाई लिखें तो इसे अपरिमेय मानेंगे, और अगर यदि हम इसे इसका मान लिखें जो कि 22/7 होता है, इसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे ये 22/7 कैसे होता है। लेकिन अभी अगर हम जाने कि 22/7 अगर इसका मान होता है तो ये 22/7 परिमेय होगा, क्योंकि ये P/Q के रूप में इसे हम लिख पा रहे हैं। और नीचे अगर देखें इसका, अगर हम दशमलव वाला पॉइंट में अगर मान देखें तो 3.14 जो है ये भी इसके बराबर है, तो इसे भी हम परिमेय मान के चलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को अभी तक जितना भी बताए हैं ये सब समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। आप सभी इसी तरह से आगे और पढ़ते रहें, अभी और भी है। अब जैसे ही हम अपरिमेय की संख्या को खत्म करते हैं तो इसके आगे एक छोटी सी बात है, जैसे कि ये भी पढ़ लेते हैं। अपरिमेय जो संख्या होती है और परिमेय जो होती है, अगर दोनों को जोड़ दें, दोनों को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो दोनों से मिलकर बनती है हमारी संख्या, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो आगे चलते हैं स्लाइड पर और देखते हैं इसके बारे में। जी हाँ, आप सभी देख पा रहे होंगे कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो। परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, सारा संख्या अगर हम मिला दें और सिंपल अलग अलग भी अगर रख दें तो उसे भी बोलेंगे वो सारी संख्याएं हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। तो सारी संख्याएं जो होती है वास्तविक संख्याएं होती है। लगभग जितनी भी संख्या होती है लगभग सारी वास्तविक संख्याएं होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और उसके बाद आगे की हम पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती है, यानी कि जितने भी गिनती की संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं होती है। इस बात को ध्यान में रखना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक। अगर हम सिंपल बोले कि सभी प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्या, जितने भी पूर्ण संख्याएं होती है, और सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं, वो सारे वास्तविक संख्याएं होती है। यानी कि वास्तविक संख्याओं में सारा का कलेक्शन होता है। प्राकृतिक भी मिलेगा, पूर्ण भी मिलेगा और पूर्णांक भी मिलेगा। अगला पॉइंट पे आते हैं हम। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय या अपरिमेय, परिमेय होगा और तथा दूसरा होगा अपरिमेय। एक परिमेय हो, जैसे मान लीजिए एक है परिमेय, जैसे 3 बोल दिए, और दूसरा यहाँ पे √5 है, दूसरा एक अपरिमेय। इसको अगर जोड़ दिए तो भी ये हमारा अपरिमेय होगा, और अगर घटा भी दिए तो भी हमारा अपरिमेय होगा। तो योग और अंतर लिखा हुआ है साफ साफ। योग यानी कि जोड़, अंतर यानी कि घटाव। अगर करेंगे तो ये हमारा अपरिमेय ही होगा। उदाहरण ये वाला है। आगे बढ़ते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि एक अगर परिमेय होगा और एक अपरिमेय होगा, और दोनों का अगर गुणनफल करें तो वो जो होगा हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। आप देख पा रहे होंगे कि 3 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को जब गुना किए तो एक अपरिमेय संख्या बन गया। इसमें अगर 1-2 पॉइंट और जानना चाहें तो हम जान सकते हैं कि अगर कभी भी परिमेय संख्या दिख जाए और साथ में अगर परिमेय ही दिखे, तो इसमें जब भी हम चाहे जोड़ दें या घटा दें, गुना कर दें या फिर भाग कर दें, तो हमेशा ये परिमेय ही होगा। क्योंकि परिमेय में अपरिमेय कभी आ ही नहीं सकता, हमेशा ये परिमेय ही आएगा। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि परिमेय अगर हो और अपरिमेय हो, जैसे अभी पीछे देखे होंगे आप कि अगर इसमें जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या फिर भाग करेंगे तो ये हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। परिमेय का कोई चांस नहीं बनता है। समझ रहे होंगे आप सब। और अगर अगले पॉइंट पे चलें कि अगर अपरिमेय हो और दूसरा भी अपरिमेय हो
तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दूसरा भी अपरिमेय हो तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाता है। क्या होगा, अगर अपरिमेय में अपरिमेय घटेगा या जुड़ेगा, जुड़ने पर तो वो अपरिमेय ही रहेगा, जोड़ने पर हम अपरिमेय ही इसको बोलेंगे, क्योंकि अपरिमेय जुड़ेगा तो अपरिमेय ही बनेगा। लेकिन अगर यदि ये घट रहा है और अगर दोनों ही अपरिमेय संख्या सेम है, दोनों ही समान है, यानी कि √3 माइनस अगर √3 कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा 0 और ये बन जाएगा हमारा परिमेय संख्या। तो इस बात को ध्यान में रखना है, अगर सेम है, दोनों अपरिमेय संख्या सेम है तो वो हमेशा परिमेय बनेगा। अगर घटा रहे हैं तो, अगर जोड़ रहे हैं तो अगर इसी को अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये देखिएगा कि 2√3 हो जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या होता है, तो ये अपरिमेय ही रह जाएगा। आप सभी समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो चलिए आप सभी को हम आगे लिए चलते हैं। अगर यही सिचुएशन गुना और भाग के साथ हो, गुना और भाग के साथ हो, तब क्या होगा? तो यहां भी सिचुएशन थोड़ा सा चेंज होगा। अगर गुना में अगर सेम हो, जैसे मान लीजिए एक √3 है और दूसरा भी √3 है, तो ये 3 हो जाता है। आप सभी जान पा रहे होंगे इसको, अगर पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो जान लीजिए कि दोनों अगर गुना करते हैं तो ये परिमेय बन जाता है। सिर्फ यही नहीं, मान लीजिए इसमें एक टर्म भी अगर 2√3 है, मान लीजिए 2√3 है और इसे √3 से गुना कर दिए, तो ये भी अपरिमेय होगा, ये भी परिमेय होगा। 2 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। मतलब अगर एक अपरिमेय में अगर ये ऐसा संख्या मिल रहा है जो कि दूसरे से अपरिमेय से गुना करने के बाद वो परिमेय बन जा रहा है, तो वो हमारा परिमेय ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? तो वो हमारा परिमेय कहलाएगा। लेकिन 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 यदि अगर हम दूसरे तरीके से देखें, ये भाग है, दूसरे तरीके से अगर देखें तो अगर यदि यहाँ पे ऐसा रहे 2√5 गुना √3, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों परिमेय नहीं बन पाएगा, दोनों सिंपली गुना हो जाएगा। 2√5 × 15, तो ये संख्या जो होगा हमारा अपरिमेय ही रह जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है हमारा परिमेय और अपरिमेय के बारे में। यही सेम भाग में भी होता है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब देखिए भाग में ये किस तरह से काम करता है। तो अपरिमेय में अगर अपरिमेय से हम अगर भाग देंगे, अगर हम इधर भी 2√3 है और इधर भी 2√3 है, यानी कि सेम है, तो ये पक्का परिमेय होगा ही। ये तो हमें भी पता है, क्योंकि सेम में सेम से अगर भाग देंगे तो कट जाएगा और होगा 1, तो ये परिमेय हो जाएगा। आगे अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि अगर यदि हम √3 को भाग दे दें √5 से, तो ये नहीं कट पाएगा और ये लगभग √3/√5 हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये जो हो जाएगा हमारा अपरिमेय ही रह जाएगा। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अपरिमेय और परिमेय का जब भी कोई कंजुगेशन होगा तो इस तरह से ये बातें चलती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को इस बात को समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी समझ पा रहे होंगे इसको और समझ लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो आगे जो हमारी संख्या आती है वो है सम संख्याएं। आप सभी देख पा रहे होंगे कि सम संख्याएं, अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो आइए हम जानते हैं सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन सारी संख्याओं में 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जो सारी संख्याएं, यानी कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी कि भाग देने के बाद यदि शेष 0 आता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारी सम संख्याएं हैं। इनमें एक और संख्या आती है जिसे हम 0 बोलते हैं। तो 0 जब भी आ जाए तो इसे सम संख्या ही मान के चलेंगे, क्योंकि 0 में जब भी हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल भी 0 बचेगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसे हम सम संख्या ही मान के चलते हैं और ये सम संख्या ही होती है। क्योंकि आप सभी जब इसके आगे चलेंगे 2, 4, 6, 8 के बाद जब आइएगा तो इसके बाद 10 एक संख्या आएगी, एक संख्या 10 आएगी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 20 आएगी। तो सब में आप देख रहे हैं कि बाद में 0 आ ही रहा है। तो 0 वाला भी संख्या जो होगा हमारा, वो भी हमारा सम संख्या ही होगा। जब हम सम संख्या के बारे में जानते हैं तो एक और सवाल सामने आता है
कि जब 2 से पूरा भाग न लगे तो फिर क्या होगा। तो जब 2 से पूरा भाग न लगे तो वो सारी संख्याएं जो होती है विषम संख्या कहलाती है, यानी कि ऑड नंबर कहलाती है। सम संख्या को हम क्या बोले थे, तो सम संख्या था हमारा इवन नंबर और इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ये ऑड नंबर होती है। इस देखिए 1 3 5 7 इस तरह से जाते रह जाएगा, 9 11 13 इस तरह से चलता रह जाएगा और इस सारी संख्याओं को बोलेंगे हम विषम संख्याएं। इसे जब भी आप 2 से भाग दीजिएगा तो ये हमेशा एक शेषफल देगा। जैसे आप 3 में भाग दीजिए तो ये एक शेषफल देगा, 1 में भाग दीजिएगा 1 में भाग लगेगा ही नहीं और एक शेषफल ही रह जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या सबसे पहले अगर देखें तो इसके अंदर क्या है, तो भाज्य लिखा हुआ। भाज्य, भाज्य का मतलब होता है भाग लग जाना, मतलब डिवाइड हो जाना। क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना। डिवाइड का मतलब है टुकड़ा कर देना, किसी चीज का टुकड़ा टुकड़ा कर देना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अभाज्य मतलब जिसका टुकड़ा न हो पाए, जिसका टुकड़ा न हो पाए वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, भाग ही न लग पाए, वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होगी, तो वो सारी संख्याएं जिसमें सिर्फ एक से और स्वयं से भाग लगे, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें कि एक और स्वयं से भाग न लगे। मतलब उन सारी संख्या जिन संख्या का टुकड़ा संभव न हो उन संख्या को कहेंगे अभाज्य संख्या। तो लिए हाथ एक और हम पढ़ लेते हैं इसी के साथ, जो कि भाज्य संख्या है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि भाज्य संख्याएं जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ये क्या होते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके, भाज्य संख्या कहलाती है। आप सबको हम अभी तुरंत बताए हैं कि भाज्य संख्या का अर्थ है कि टुकड़ा हो जाना, एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक और स्वयं से तो हर संख्या में भाग लगेगा। कोई भी संख्या उठा के लाइए उसमें एक से आप भाग लगा सकते हैं, और स्वयं का मतलब यही हुआ, जैसे मान लीजिए वो संख्या 2 है तो 2 से 2 में भाग लगेगा ही, 2 से एक बार में कटाइएगा 2 कट जाएगा। तो सिंपल सा बात हुआ कि स्वयं से तो भाग लगेगा ही, हर एक संख्या में लगेगा और एक से भी लगेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए, तो कम से कम एक अन्य संख्या होना चाहिए जिससे कि उसमें भाग लगे। जैसे अगर हम मान के यहाँ पे चलते हैं कि 4 है मान लीजिए, तो 4 में किससे किससे भाग लगेगा, तो सबसे पहले 1 से तो लगेगा ही और 4 से लगेगा ही। इसके बीच देख रहे तो 2 से भी भाग लग रहा है। ये जो 2 है, यही 2 संख्या जो है हमारा, ये संख्या हमको बना दिया इसको भाज्य, ये बीच में आके इसे बना दिया भाज्य। तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ पॉइंट्स है, इसे ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है, एक न ही अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य, क्योंकि एक खुद ही निर्णय करता है कि वो भाज्य होगा या अभाज्य होगा, इसीलिए एक न ही कोई अभाज्य संख्या होगा और न ही भाज्य। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट आता है, केवल 2 जो है 2, ये हमारा सम अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, तो सम अभाज्य संख्या है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए 2 के अलावा अगर किसी सम संख्या को लीजिएगा तो वो संख्या होगा हमारा 4 6 इस तरह से हो सकता है। तो सम संख्या तो ये हुआ, लेकिन इसमें देखिए 4 में जब आप भाग दीजिएगा तो 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा और 1 से भी लगेगा। तो ये सारा संख्या जो होगा ये भाज्य बन जाएगा। मतलब अभाज्य बनाने के लिए और सम भी रहना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, तो केवल और केवल एक संख्या दिखाई देगा जो कि 2 होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सम अभाज्य संख्या जो है केवल एक है और वो है हमारा 2। आगे हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट है कि 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इससे आप गिनती भी कर सकते हैं, एक एक करके निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा 2 3 5 फिर 7 11 13, इस तरह से आप जब आगे बढ़िएगा तो 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है। आप इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ तक जो भी संख्याएं थी उसे हमने कंप्लीट किया, और जो भी आगे होंगे उसे अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि पहले ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो तक का भी इंतजार कीजिएगा। जल्द ही मैं इसका अगला पार्ट भी डालूंगा। इसे अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें, और मैं
इसे गहन तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। जिस तरह से हम इसे समझाए हैं, जिस तरीके से, इससे भी बढ़िया से तरीके से हम इसे समझाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, जुड़ रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद।